स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स के हवाले से, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। हमारे लर्निंग गोल्स के ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फंडिंग, कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हम निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी तमाम चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। जब हमने बॉन्ड्स एवोल्यूशन की बात की थी, शेयर्स की एवोल्यूशन की बात की थी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात की थी, ये तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपस में तमाम टॉपिक के साथ कोरिलेट करते हैं। और हर लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ पे बड़ा फोकस करता हूँ, जोर देता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद क्या है। आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। बेसिकली जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, बजट सेट कर रहा होता है। किस लिए कर रहा होता है कि आपकी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लें। जब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उससे कि आपका कैपिटल साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है कंपनी का। तो अब वो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कुछ हमने डिस्कस की थी कि कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मार्केट के फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। इसी तरह एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट करता है। तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो असरअंदाज होते हैं हमारी कैपिटल बजटिंग के हवाले से ना। तो इसमें क्या, अब हम अगर जनरल इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो हमारा आ जाएगा इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। इसी तरह हमारा जो है मार्केट कंडीशन आ जाएगा। इसमें रिस्क प्रीमियम आ गया हमारा, कि हमारा जो मार्केट के हवाले से जब रिस्क रेट बढ़ता है तो उससे जाहिर होता है आपके इन्वेस्टमेंट का जो है साइज है उसको भी इफेक्ट पड़ता है। ऑपरेटिंग डिसीजन में हमारा बिजनेस का रिस्क आ जाएगा, फाइनेंशियल डिसीजन में हमारा फाइनेंशियल रिस्क आ जाएगा। इसी तरह अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग के हवाले से बात हम करें तो इफेक्ट फ्लोटेशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। अब वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मॉडल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। इसमें हम देखते हैं कि हमें किन ज़राए से कैपिटल सरमाया जो है वो मिल रहा है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल इन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम कंप्यूट कैसे करते हैं, कंप्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है। बेसिकली जब हम किसी बैंक से लोन ले रहे होते हैं, डेट ले रहे होते हैं, तो हम उसकी भी कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मैंने 1 मिलियन किसी बैंक से लोन लिया है तो 1 मिलियन पे मैं जो बैंक को पे कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10% पर annum पे कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि 10% जो है उस लोन की कॉस्ट ऑफ डेट है। तो हमने ये देखा होता है जब हम किसी बैंक से लोन लेके आगे उसको फर्दर फाइनेंस कर रहे होते हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो अगर मैं 10% बैंक को पे कर रहा हूँ तो आया कि मैं ये कर्जा तब लूँगा कि मैं अगर कर्जे के जो है उसको चुकाने के लिए 10% दे रहा हूँ तो उस कर्जे से कम मुझे 20% फ़ायदा तो हो रहा हो, ताकि उसमें मेरा अगर 10% मैं बैंक को पे करूँ, 3-4% मेरी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो निकल जाए, बाकी मुझे 6% बच जाए। तब मैं ये डिसीजन लूँगा कि हाँ जी मुझे कर्जा ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर अब मैं किसी बैंक से कर्जा ले रहा हूँ या आप एक डिसीजन लेते हैं, अगर आप किसी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना किसी भी चीज़ का, और आपको ये पता चलता है कि अगर आप ये कर्जा लेंगे तो 10% और आपको बिजनेस जनरेट भी 10% करके दे रहा था, इसका ब्रेक इवन पे उस कर्जे का फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन करना होता है। सेम कॉस्ट फॉर इन चैप्टर ऑफ बॉन्ड्स एज यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन बॉन्ड्स। हमने बॉन्ड्स में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, आप गलबन लेक्चर में 7 था हमारा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट द कंपनी इशू बॉन्ड्स विद द बिफोर टैक्स ऑफ कॉस्ट 10%। आपको मतलब आफ्टर टैक्स करता है 10%। सो इंटरेस्ट पेमेंट आर टैक्सेबल डिडक्टेबल टू कॉस्ट ऑफ द डेट इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट। इफ द कंपनी टैक्स रेट स्टेट एंड फेडरल कंबाइंड इज 40% आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तो डेफिनेटली क्या होगा जी आपके आफ्टर टैक्स 80 मीन आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। कितना हो गया 10%। अब 1 माइनस ये फार्मूला लग गया जो लास्ट टाइम मैंने बॉन्ड में डिस्कस किया था। 1 माइनस जो परसेंटेज में थी 40%, तो 40 को हमने जब डिवाइड किया तो 0.4, 1 में से लेस कर दिया 0.4 को तो कितना आ गया 0.6 जब मल्टीप्लाई 10 से होगा 6% हो गया। अब हम करेंगे कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अच्छा, अब प्रेफर्ड स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें बड़ी अहम है। हमारे पास कुछ होती है इंटरनल रिटेन अर्निंग होती है, कुछ एक्सटर्नल रिटेन अर्निंग होती है। इंटरनल रेट अर्निंग वो होती हैं जो हम बिजनेस से कमा रहे होते हैं, और एक्सटर्नल हमारी अर्निंग वो होती हैं जो हम जब शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो वो जो पैसा हम पब्लिक से इकट्ठा करते हैं उससे जो हम पैसा कमा रहे होते हैं वो हमारी एक्सटर्नल अर्निंग्स होती हैं।
कॉस्ट टू रेज डॉलर प्रॉफिट स्टॉक फार्मूला सिंपल सा ही हमने पहले लास्ट लेक्चर में डिविडेंड वाले में भी डिस्कस किया था। डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस आपकी आ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं कि अगर प्रॉफिट स्टॉक का नेट वैल्यू है वो $42 है और प्रॉफिट स्टॉक पेश करता है 5% डिविडेंड, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट स्टॉक क्या हो जाएगी, हम 5 को डिवाइड कर देंगे 42 पे, तो आंसर विल बी 11.90। सिंपल सा फार्मूला है ये। कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी को डिस्कस करना है। इसकी वही 2 टाइप्स जो भी मैंने डिस्कस की थी। कॉमन इक्विटी फाइनेंसिंग, इसमें क्या है जी, रिटेन अर्निंग जिसको हम इंटरनल कॉमन इक्विटी भी बोलते हैं, और उसके बाद इशूइंग न्यू शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक जिसको हम एक्सटर्नल कॉमन इक्विटी बोलते हैं। अब इसकी कॉस्ट किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंटरनल कॉमन इक्विटी आगे उसमें क्या है, मैनेजमेंट शुड रिटेन अर्निंग ओनली इफ दे अर्न्स एज मच एज स्टॉक होल्डर्स नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेम रिस्क। नेक्स्ट क्या है जी, कॉस्ट ऑफ इंटरनल इक्विटी क्या है, वो अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर फंड है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल आपकी जो है ना इक्विटी, ये दोनों अहम रोल प्ले करती हैं कॉमन स्टॉक के हवाले से। 2 मेथड टू डिटरमाइन, कौन कौन से हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और हमने एक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आप उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। पिछला लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको CAPM से हमने डिनोट किया था। तो ये 2 मेथड हैं, और ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो हैं बॉन्ड के चैप्टर में। कॉस्ट ऑफ इंटरनल कॉमन स्टॉक इक्विटी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या है, सिंपल, के इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर प्राइस प्लस जी स्टैंड फॉर ग्रोथ, कि उसकी ग्रोथ कितनी है। हमने एक एग्जांपल ले ली, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक जो है $60 है, डिविडेंड जो उसका 3% और $3 है, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ उसका 10 है। तो इसको वैल्यू फार्मूला में डालेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा D/P + G। आपके पास तीनों चीज़ें आ गई, प्राइस भी आ गई, ग्रोथ भी आ गई, और आपके पास डिविडेंड भी आ गई। इस वैल्यू पुट करके इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी में फर्दर किया जी, कॉस्ट ऑफ इंटरनल कॉमन स्टॉक इक्विटी डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आ गया। अब ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, इसका फार्मूला क्या आ गया, K = DP + 1/G हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू पुट कर ली, 3 आपकी थी ग्रोथ +1 + D, ये डिविडेंड का फार्मूला आ गया, ओवर C उसकी प्राइस आ गई, प्लस ग्रोथ का रेट 10%, ये आपका आंसर आ गया। 0.15 परसेंटेज में लेके आएंगे तो 15.5% इसका जो है ना हमने कॉस्ट कंप्यूट की कॉमन इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इंटरनल कॉमन स्टॉक इक्विटी क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था। सिंपल फार्मूला KS = रिटेन अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस बीटा, कि बीटा जो हमारा था वो प्राइसिंग का मॉडल था KM-KRF। लास्ट लेक्चर में हमने इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। ये वही फार्मूला है, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एस्टिमेटेड बीटा ऑफ स्टॉक की वैल्यू 1.2 है, बीटा की वैल्यू उसने 1.2 दे दी। द रिस्क फ्री रेट आपके पास था, रिस्क फ्री रेट वो 5% है, एंड एक्सपेक्टेड मार्केट रेट, या मार्केट रेट आपके पास आ गया KM, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड मार्केट रेट। तो इसमें से रिस्क एक्सपेक्टेड मार्केट रेट में से माइनस कर देंगे रिस्क फ्री रेट, वो जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बीटा के साथ, जो हमारा एस्टिमेटेड बीटा स्टॉक की वैल्यू है, उसमें प्लस रिस्क फ्री रेट को कर देंगे तो हमारे पास कॉमन स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब वही वैल्यू हमने क्या किया, रिस्क फ्री रेट था 5% प्लस बीटा की वैल्यू 1.2 दी हुई थी, मार्केट प्राइस थी 13% माइनस रिस्क फ्री रेट था 5%, ये 5% जो हमने पहले वैल्यू की। 13 में से 5 गया 8 को मल्टीप्लाई किया 1.2 से 5 से, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 14.6%। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारे आपको बेसिकली फार्मूले समझने, उनके कीवर्ड समझने और फार्मूलों की वैल्यू को पुट करना। सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी ये 3-4 चैप्टर जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेस हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और अपना बॉन्ड्स और शेयर्स और कैपिटल बजटिंग, ये 4 मेन चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपकी कैलकुलेशंस है। सिंपल स्टैटिकल फार्मूले हैं, आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। फार्मूले को समझना है कि फार्मूले में कौन सी वैल्यू कब कैसे पुट करनी है, वो मैंने हर की टर्म्स आपको डिटेल से समझाई है। कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक आ गया जी, मस्ट एडजस्ट द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इक्वेशन फॉर फ्लोटिंग कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक, दैट इज अभी न्यू स्टॉक को डिनोट कर रहा है, केस यहाँ पे प्रेफरेंस स्टॉक को डिनोट कर रहा है कॉमन इक्विटी को, एन न्यू स्टॉक इज इक्वल टू डी ये डिविडेंड हो गया, P0 उसकी प्राइस हो गई, F रिस्क फ्री रेट हो गया, प्लस G ग्रोथ हो गई। एग्जाम्पल इन एडिशनल शेयर ऑफ इशूड फ्लोटिंग कॉस्ट, ये फ्लोटिंग कॉस्ट विल बी 12% आ गई, डिविडेंड $3 है, एंड एस्टिमेटेड ग्रोथ 10% है, प्राइस $60
एज बिफोर हमने पिछले एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है, उसमें से सिर्फ हमने इसको न्यू स्टॉक की वैल्यू डाल दी। कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक क्या गया, के एन इज इक्वल टू डी ओवर पी नॉट माइनस एफ प्लस जी। तो हमारे पास डिविडेंड का वही फार्मूला जो हमने पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया था वही आ गया, 3 इंटू 1 प्लस 10% था, 10% को हो गया 0.10 डिवाइडेड बाई ये हमने वैल्यू 552 पॉइंट उसमें से निकाली फार्मूला लगा के, प्लस ग्रोथ थी 10% वो 0.10 आ गया। तो ये 0.1625 बनता है, इसको हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये 16.25% बन जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, अब इसमें क्या है, इन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है कि हम जो अपने कैपिटल है उसको वेट असाइन कर देते हैं कि पहले साल हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वेट इतना है, दूसरे साल इतना है, तीसरे साल इतना है, उसको जब हम सम करते हैं तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। गेल्फर कॉर्पोरेशन एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे उसने हमारे पास सबसे पहले जो मेन चीज़ समझने वाली है कि सोर्स ऑफ कैपिटल कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास बॉन्ड्स है वो सोर्स ऑफ कैपिटल है, हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक सोर्स ऑफ कैपिटल है, कॉमन स्टॉक में हमारे पास रिटेन अर्निंग है और न्यू शेयर्स हैं जो हम बेच। अब फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स पे आपका जो था डिविडेंड अर्निंग थी 10%, आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक की थी 11.9%, रिटेन अर्निंग आपकी 15% थी, और आपके पास न्यू शेयर से जो आपने अर्न किया 16.25% था। टैक्स रेट जो कैलकुलेट के मॉडल में है 40% से अप्लाई किया हुआ है। वेटेड एवरेज में क्या, इफ यूजिंग रिटेन अर्निंग टू फाइनेंस द कॉमन स्टॉक ऑफ पोर्शन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये इसका सिंपल सा फार्मूला आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल का, के इज इक्वल टू वेटेड को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज आफ्टर टैक्स से, प्लस आपके पास आ गया वेटेड को मल्टीप्लाई कर देंगे आप प्रेफर्ड स्टॉक से, और प्लस वेटेड को आपको शेयर से कैपिटल से आपको मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये इसने एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल दी, अज्यूम द गल्फ डिजायर कैपिटल स्ट्रक्चर 40% जो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, 10% जो है वो प्रेफर्ड है, 50% कॉमन इक्विटी है। ये हमने इसको उसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ये 40% आ गया, ये 10% आ गया, 1/10 ये उसका फार्मूला जो हमारे पास आ गया आफ्टर टैक्स का, प्लस जहाँ वैल्यू पुट कर दी 10%, ये के पी हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक का वैल्यू थी 11.9% पिछली एग्जाम्पल में। इसको दोबारा देखें, बैक पे मैं करता हूँ इसको, ये 11.9%, 10%, ये वैल्यू थी, चारों वैल्यूज हम उसमें अब 1 बाय 1 पुट कर रहे हैं उस एग्जाम्पल में। ये 11.9% आ गया, उसके बाद 50% मल्टी 15%, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, 11.09% आएगा। इफ यूजिंग अ न्यू इक्विटी इशू टू द फाइनेंस द कॉमन स्टॉक पोर्शन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, सेम वही फार्मूला है, हमने जस्ट वैल्यू पुट किया, 72% आ गया इसमें। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इसको MCC बोला जाता है, गल्फ वेट एवरेज कॉस्ट विल चेंज इफ एनी कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज। यहाँ पे वो ये कहता है कि जब कोई कंपोनेंट ऑफ चेंज होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई कंपोनेंट चेंज होगा तो उसकी वेट भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, दिस में अकर वेयर द फर्म रेजेस पर्टिकुलरली लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल सच दैट इन्वेस्टमेंट थिंक दैट द फर्म इज रिस्कियर। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट होल्डर next dollar of the capital raised is called marginal cost. Weighted average cost of capital of the next dollar of the capital raised in called the marginal cost of capital. इसको graphical representation में graphing the marginal cost of capital curve क्या, assume that no Gulf Corporation has $100,000 in retained earning with which to finance capital budget. अब उनके पास $1 लाख जो है रिटेन अर्निंग है, उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कैपिटल बजट उसका मेजर करेंगे। वी कैन कैलकुलेट पॉइंट विच दे विल नीड टू इशू न्यू इक्विटी सिंस वी नो द गल्फ डिजायर कैपिटल स्ट्रक्चर कॉल्ड 50% कॉमन। अब 50% उसकी कॉमन इक्विटी है। अब न्यू स्टॉक को इशू करने के लिए हमें ये देखना है कि किस रेट पे जाके नए शेयर इशू करेगा अपने कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सिंपल सा ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है कि आपके पास अवेलेबल जो रिटेन अर्निंग है उसको डिवाइड कर दे परसेंटेज ऑफ टोटल पे आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास रिटेन अर्निंग थी $1 लाख, उसका वैल्यू कितनी थी आपके पास टोटल 5% तो बन जाएगी 0.5, 50% थी। तो इसका मतलब 2 लाख जो आपका बेसिकली आपका ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब इसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं, ये देखिए आपके वाई एक्सिस पे आ गया वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, यहाँ टोटल आपकी फाइनेंसिंग आ गई $1 लाख या $1 लाख रुपए कह लें, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, ये आपके पास पर 10, 11, 12, 13। अब हम उसको वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये पहला डायग्राम है यूजिंग इंटरनल कॉमन इक्विटी। यहाँ पे आपका जो फाइनेंस मैनेजर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आपके फाइनेंशियल मैनेजर जो भी हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था 1-2 लाख रुपए तक।
ये आपका यूजिंग इंटरनल कॉमन इक्विटी यूज़ हो रही है। अगर हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो जाहिर बात है फिर हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कैपिटल को इकट्ठा करेंगे। ये क्या आ गया, ये हमने पिछली एग्जांपल में फार्मूला लगा के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलती है 11.9 और ये कितनी निकलती है 11.72। तो यूज़ ऑफ ये क्या आ गया, न्यू कॉमन स्टॉक, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ मार्जिनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये 3 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे, उस पर हमने मेजर किया कि अगर हम प्रोजेक्ट 1 स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मार्जिनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है 12.4%। अगर हम प्रोजेक्ट 2 पे जाते हैं तो हमारे पास मार्जिनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 12.1% और अगर हम थर्ड प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो 11.5% हमारे पास इसकी आ रही है कैलकुलेशन। अब ये जो क्राइटेरिया फॉल कर रहा है, ये हमारे पास जो 1 से 2 लाख रुपए रिटेन अर्निंग थी तो ये 11.09 पे था। अगर इससे हम ज़्यादा आगे प्रोजेक्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या है जी 11.72 जो हमने लास्ट टाइम उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब कहते हैं चूज प्रोजेक्ट हुज आईआरआर इज अबव द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेफिनेटली जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा हम उसको चूज कर लें। तो इसका मतलब हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट 1 और 2, हम पहले और दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ब्रेक इवन। आगे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है, 11.09 थी, वो क्या है 11.72। तो हमारे पास प्रोजेक्ट 1 और 2 को हम प्रपोजल के मुताबिक उसको चूज कर लें, एक्सेप्ट कर लें। थैंक यू गाइस।